सभी विद्यार्थियों का न्यू स्टार क्लासेज में स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हमने अध्ययन किया था विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम अध्ययन करेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म या बल आघूर्ण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली बात यह आती है ये समविद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए मैंने विद्युत क्षेत्र को कुछ इस प्रकार से दर्शाया है समांतर रेखाओं के द्वारा। इसे कहेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र या समविद्युत क्षेत्र कहेंगे। ये जो यहाँ पे देखिए एरो का जो साइन है ये यहाँ पे दर्शा रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा को, कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस एरो की साइड डायरेक्शन में है। अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जैसे मान लिया ये यहाँ पर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है AB। द्विध्रुव कहेंगे किसे? परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों का ऐसा युग्म जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब देखिए इस विद्युत द्विध्रुव का नाम हमने विद्यार्थियों रख दिया A और यहाँ पे मैंने रख दिया B। मान लिया ये विद्युत द्विध्रुव जो है ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण के ऊपर रखा हुआ है। द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है विद्यार्थियों ये इस प्रकार से देखिए ऋणावेश से धनावेश की ओर है, और विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है। दोनों के बीच का कोण क्या है विद्यार्थियों? थीटा है। अब देखिए इसके दोनों सिरों के ऊपर इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक ऐसा बल युग्म कार्य करेगा जो इसे घुमाकर के विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करेगा। इस बल युग्म को ही क्या कहा जाएगा? बल आघूर्ण। अब देखिए होता क्या है, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा जाता है तो इसके दोनों आवेशों के ऊपर विद्युत क्षेत्र के कारण धनावेश के ऊपर तो देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में फोर्स लगेगा, वेक्टर F इज इक्वल टू प्लस QE, और ऋणावेश के ऊपर विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा, वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस वेक्टर QE। अब देखिए विद्यार्थियों अगर हम इस द्विध्रुव के ऊपर टोटल फोर्स की बात करें तो देखिए टोटल फोर्स द्विध्रुव के ऊपर कितना होगा? ये होगा माइनस का QE प्लस QE, जीरो आएगा टोटल फोर्स। तो देखिए टोटल फोर्स तो जीरो आ गया, लेकिन इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं ये अलग अलग हैं। जैसे इस वाले बल की जो क्रिया रेखा है वो इस प्रकार से है, इस वाले बल की जो क्रिया रेखाएं हैं वो इस प्रकार से है। तो देखिए इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये दोनों बल युग्म का कार्य करेंगे, बल आघूर्ण का काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात इसका चित्र वर्णन देखते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार माना 12 लंबाई का कोई विद्युत द्विध्रुव AB समरूप विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में थीटा कोण पर रखा है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके माइनस Q व प्लस Q आवेशों पर क्रमशः
वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर व प्लस क्यू आवेश पर वेक्टर एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू ई वेक्टर बल कार्य करेंगे, प्लस क्यू ई वेक्टर बल कार्य करेंगे। ये दोनों बल परिमाण में समान परंतु इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये बल युग्म का कार्य करेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, मान लिया 12 लंबाई का कोई द्विध्रुव AB है जो समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण के ऊपर रखा हुआ है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो धनात्मक आवेश से दूर व ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। मेरे कहने का अर्थ ये हो गया, जैसे मान लो ये कोई Q+ आवेश है। अब देखिए, इस Q+ आवेश की यहाँ पर सामने हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो देखो ये तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में गति करेगा, जबकि माइनस का Q आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। जैसे देखो ये तो है वेक्टर E की डायरेक्शन और फोर्स भी इधर ही लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, लेकिन नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या होगा, देखो इस Q+ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया विद्यार्थियों कि जब द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसके धनात्मक आवेश के ऊपर तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ऋणात्मक आवेश के ऊपर अपोजिट साइड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब ये दोनों फोर्स जो हैं ये परिमाण में तो समान होंगे, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होंगी। क्रिया रेखाएं अलग अलग बिंदु से गुजरने के कारण ये दोनों ही बल युग्म का कार्य करेंगे। तो देखिए, बल आघूर्ण की परिभाषा से आता है बल आघूर्ण की परिभाषा से, बल आघूर्ण की गणितीय परिभाषा क्या है, देखिए बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण है क्या, बल आघूर्ण एक ऐसा बल युग्म है जिस बल युग्म के कारण समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा हुआ द्विध्रुव समांतर आने का प्रयत्न करता है। तो देखिए टॉ बराबर में होगा बल गुणा में बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए विद्यार्थियों, एक फोर्स की डायरेक्शन ये है, दूसरे फोर्स की डायरेक्शन ये है, दोनों की जो बीच की लंबवत दूरी है ये कुछ इस प्रकार से होगी जिसको हमने BC से दर्शा दिया है। तो देखिए विद्यार्थियों, बलों की जो बीच की लंबवत दूरी है ये होगी BC। तो देखिए टॉ इज इक्वल टू बल युग्म में से हम किसी भी एक बल का परिमाण लेंगे इनटू में बलों के बीच की लंबवत दूरी होगी BC। अब देखिए, चूंकि F का जो मान है वो है QE के बराबर में, हम बल का परिमाण लेंगे तो टॉ बराबर में होगा QE गुणा में BC। हम इसे समीकरण 1 देते हैं। अब देखिए हमारे पास इस BC का मान नहीं है, तो BC का मान हम कहां से ज्ञात करेंगे, इस ट्रायंगल ABC में देखते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में विद्यार्थियों, ABC में देखना कोण के सामने की भुजा लंब और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी। अब देखो हमें मान इसका ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात है, तो जिसका ज्ञात करना है मान वो लेंगे और जिसका ज्ञात है वो लेंगे। तो कोण के सामने की भुजा लंब, ये भुजा कर्ण साइन को निरूपित करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर में लंब बटा में कर्ण, अर्थात BC बटा में 12। तो विद्यार्थियों BC का जो मान प्राप्त होगा ये होगा 12 इंटू में साइन थीटा। अब देखो BC का मान हम यहाँ पे रखते हैं समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 से
तो टो बराबर में प्राप्त होगा क्यू ई इंटू में 12 साइन थीटा। अब देखो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं विद्यार्थियों, टो इज इक्वल टू क्यू इंटू में 12 इंटू में ई साइन थीटा, परंतु द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से P बराबर में होता है Q इंटू में 12, इसीलिए टो बराबर में होगा PE साइन थीटा। समीकरण प्राप्त हो गया 2। अब देखिए जो समीकरण 2 है, यही समीकरण 2 द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का समीकरण है। तो यहां लिखते हैं इक्वेशन 2 द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का समीकरण है। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं इसका सदिश रूप। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो इक्वेशन 2 को सदिश रूप में लिखने पर, तो देखो वेक्टर टो इज इक्वल टू P भी सदिश राशि और E भी सदिश राशि, तो मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P। क्या लिख सकते हैं, सॉरी, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये हो गया इसका सदिश निरूपण हो गया। अब आती है देखिए विभिन्न परिस्थितियां। तो पहले आप ऐसा कीजिए, इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट्स में मेंशन कीजिए, फिर हम विभिन्न परिस्थितियों के बारे में विचार करते हैं कि यदि द्विध्रुव ऐसे ना होकर के यदि लंबवत होता, या फिर ये कहा जाए कि ये सीधे होता, तो इसके ऊपर कितना बलयुग्म कार्य करता। तो पहले आप एज इट इज इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स में मेंशन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, तो वेक्टर टो इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब देखिए किस प्रकार से हुआ है, तो यहां देखिए डायग्राम के अनुसार इसमें कुछ वेक्टर E की डायग्राम इस प्रकार से है, वेक्टर P की कुछ डायग्राम इसमें इस प्रकार से है। तो वेक्टर टो की जो डायग्राम जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी, वेक्टर टो की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की ओर होगी। तो सदिश रूप में इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर टो बराबर में होगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। क्योंकि देखिए विद्यार्थियों, इसकी जो डायरेक्शन है ये इस प्रकार से है, अंदर की ओर है। जब ये अंदर की ओर डायरेक्शन है तो हम सदिश रूप में इसे इस प्रकार से लेंगे, वेक्टर टो इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E के अनुसार लेंगे। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी, बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। देखिए टो बराबर में होता है बल गुणा में दूरी, तो न्यूटन इंटू में मीटर होगा इसका मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर, तथा विमा सूत्र, इसका विमा सूत्र देखिए बल की विमा गुणा दूरी की विमा। बल की विमा होगी विद्यार्थियों m1 l1 t-2, और यहां पे है दूरी इंटू L1, तो ये होगा L2, तो ये होगा m1 l2 t-2 होता है। अब देखते हैं हम इसकी विभिन्न परिस्थितियां, तो इसमें पहली परिस्थिति आती है, देखिए समीकरण 2 जो प्राप्त हुआ था वो ये प्राप्त हुआ था, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ये प्राप्त हुआ था समीकरण 2। अब देखिए यहां विभिन्न परिस्थितियां हम देखते हैं। पहली स्थिति आती है यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो। अब देखो थीटा का मान 0 कब होगा, जब विद्यार्थियों द्विध्रुव आघूर्ण
वेक्टर P और वेक्टर E दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और सेम डायरेक्शन में कब होंगे, जब द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर कुछ इस प्रकार से रखा हो। देखिए ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है और इसमें इस प्रकार से ये रखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव, इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। वेक्टर P की डायरेक्शन भी यही है। तो देखिए इक्वेशन 2 से टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 0 और साइन 0 का मान 0, तो यहां पे देखिए टो मिनिमम आएगा, टो मिनिमम बराबर में 0। इसे कहा जाएगा स्थायी संतुलन की अवस्था, स्थायी संतुलन की अवस्था। अब आप ये कहेंगे कि सर इसे स्थायी संतुलन की अवस्था क्यों कहा गया, क्योंकि विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जब हम द्विध्रुव को इस प्रकार से रखेंगे तो इसके पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो फोर्स इधर लगेगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगा। दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और द्विध्रुव जो है वो एज इट इज विद्युत क्षेत्र में स्थायी बना रहेगा। तो यहां लिख सकते हैं आप वेक्टर P व वेक्टर E परस्पर समांतर हो। अब देखिए दूसरी स्थिति आती है विद्यार्थियों, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो क्या होगा। देखो यदि विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से हो और द्विध्रुव इस प्रकार से हो, मीन्स दोनों के जो बीच का कोण है वो 90 डिग्री है, तो इसी स्थिति में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, और फोर्स की जो डायरेक्शन है ध्यान दीजिए, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड डायरेक्शन में, इसकी अपोजिट साइड डायरेक्शन में, दोनों का टोटल 0 होगा, लेकिन दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये दोनों ही इसे घुमाने का प्रयत्न करेंगे। हो तो इक्वेशन 2 से टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा की वैल्यू 90, साइन थीटा और साइन 90 का मान होता है 1, तो यहां देखिए मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो मैक्सिमम बराबर में P इंटू में E। इसे हम समीकरण देते हैं 4। अब देखिए तीसरी स्थिति और आती है, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। तीसरी स्थिति आती है विद्यार्थियों, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो। देखो 180 कब होगा, जब वेक्टर E की डायरेक्शन तो हो ये, और वेक्टर P की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से हो, तो दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना होगा, 180 होगा। अब 1 मिनट के लिए हम इसी को डायग्राम के अनुसार समझते हैं। जैसे ये वेक्टर E की साइड डायरेक्शन है और इसमें ये रखा हुआ है कोई विद्युत द्विध्रुव, माइनस का Q और प्लस का Q। देखो P की डायरेक्शन तो अब की बार ये हो गई विद्यार्थियों, लेकिन E की डायरेक्शन ये है, तो ध्यान रहे इस स्थिति में इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE, और माइनस Q आवेश के ऊपर अपोजिट साइड डायरेक्शन में वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस का QE। दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। लेकिन ध्यान रहे विद्यार्थियों, यहां पर जो ये है अवस्था, इस अवस्था में ये जो द्विध्रुव है ये वापस घूम करके अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेगा, तो इसे हम कहेंगे अस्थायी संतुलन अवस्था। तो देखें थीटा इज इक्वल टू 180 हो तो इक्वेशन 2 से टाउ इज इक्वल टू PE साइन 180। अब देखें साइन 180 का जो मान है वो क्या होने वाला है, तो देखिए यहां से साइन 90 प्लस 90, यहां देखिए विद्यार्थियों दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होगा, तो यहां पे होगा कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां देखिए टो मिनिमम बराबर में होगा 0, लेकिन ध्यान रहे इसे हम कहेंगे अस्थायी संतुलन अवस्था। तो देखिए आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है।
समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म एवं बल आघूर्ण। तो आप एज इट इज इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट्स में मेंशन कीजिए और बने रहिए मेरे साथ लगातार। साथ में इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।